हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत हो आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक साथी का सवाल था हमारा कि वो आप डेली मेंटेनेंस, रूटीन चेकअप या फिर मंथली मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ये सब के बारे में वो सवाल था। तो उसी चीज़ के बारे में आज मैं क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों को कि कैसे रूटीन चेकअप करते हैं, कैसे वीकली चेकअप करते हैं और कैसे मंथली चेकअप करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये यूनिट देख रहे हैं, ये एसकेएम का है यूनिट और ये पैकेज यूनिट है। ठीक है ना, तो इसी का हम आज बताने वाले हैं कि जैसे कि वीकली मेंटेनेंस कैसे करते हैं और मंथली मेंटेनेंस हर 4 महीने पर जैसे कि है इसको हम लोग धोते हैं, वॉश करते हैं, क्योंकि हर 4 महीने पे ये गंदा हो जाता है क्योंकि ये छत के ऊपर लगा होता है। तो काफ़ी जो धूल मट्टी और डस्ट पार्टिकल सब जब उड़ते हैं तो ये यूनिट के कंडेंसर कॉइल पे आके स्टक हो जाते हैं, जिसके कारण सही से एयर जो है एग्जॉस्ट नहीं हो पाता है कंडेंसर के थ्रू। तो इसीलिए हर 4 महीने पर इसको धोते हैं। अभी पहले हम आपको बताते हैं इस यूनिट का क्या हुलिया है, कैसा दिख रहा है। आइए मेरे साथ। फिलहाल ये कंडेंसर कॉइल सही दिख रहा है, सही है, गंदा नहीं है, क्योंकि इसे तकरीबन 2 महीना पहले ही हमने धोया है, तो ये साफ़ सुथरा है। चलिए आइए फिर दूसरा चीज़ आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो जब आप काम करने के लिए आते हैं, डेली जो आपका वर्क रहेगा, डेली आप सिर्फ थर्मोस्टेट चेक करेंगे कि आपके थर्मोस्टेट में जो सेट टेम्परेचर है वो अचीव हो चुका है या नहीं। अगर अचीव नहीं हुआ है तो समझ जाइएगा कि आपके यूनिट में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 डिग्री ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपने सेट पॉइंट 20 रखा है और आपका रूम टेम्परेचर 25 है तो यूनिट में कोई प्रॉब्लम होगा। यदि आपका सेट पॉइंट 21 है, आपका सेट पॉइंट 21 अचीव हो चुका है तो समझ जाइए आपका यूनिट सही चल रहा है। दूसरा जो चीज़ है, इसको अभी ओपन करते हैं और आपको बताते हैं मंथ में एक बार, हर महीने में एक बार कम से कम जो इसके कंट्रोल पे जो है ब्लोवर से क्लीन करें, कंट्रोल सेक्शन को। चलिए वो करके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप यूनिट का पावर ऑफ कर दें। पावर ऑफ करने के बाद ये जो हमारे नट लगे हैं इसको हमको ओपन करना है। हर कंपनी का अलग अलग थोड़ा सा डिज़ाइन होता है, तो बेहतर है कि आप लोग अगर उसका मैनुअल और स्पेसिफिकेशन अगर पढ़ लें तो आप लोग को काम करने में आसानी होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा है इलेक्ट्रिकल सेक्शन। ठीक है, तो इसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद फिर से कंट्रोल सेक्शन आप लोगों को दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल सेक्शन है और यहाँ पे अवेयरनेस भी दिया हुआ है कि खोलने से जब आप रनिंग कंडीशन में आपका यूनिट है तब इसे आप टच ना करें। बाय चांस हो सकता है पावर आ जाए, कभी अर्थ भी लेने लगता है, तो पावर ऑफ करने के बाद ही जो है इसको ओपन करेंगे। ठीक है, नीचे में देखिए यहाँ पे कंप्रेसर लगा है, एक कंप्रेसर इधर है और एक कंप्रेसर इधर लगा है। तो ये 2 कंप्रेसर लगा है। ये 30 टन का कंप्रेसर है, एक कंप्रेसर 15 टन का है और इसमें रेफ्रिजरेंट जो है 410 है। तो अभी फ़िलहाल हमने बताया था जैसे कि 2 महीना पहले ही हमने इसे धोया, 2 महीने के बाद ही इसे धोएंगे। अगर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया यूनिट तो आप इसको हर 2 महीने के बाद भी धो सकते हैं, लेकिन हम लोग साल में 3 बार ही धोते हैं इसे। चलिए, ये कंट्रोल सेक्शन है, इसे ओपन करते हैं और फिर इसके ऊपर जो है ब्लोवर से हवा मारेंगे तो इसका जो कंट्रोल सेक्शन है ना, जो डस्ट पार्टिकल है वो क्लीन हो जाएगा। अभी इसमें हम पावर दे दिए हैं यूनिट के अंदर, क्योंकि हमको ब्लोवर के लिए पावर सप्लाई के लिए कहीं पे लाइन नहीं मिल रहा था। तो हम क्या किए हैं, ये यूनिट हमारा 380 का जैसे पहले हम आपको बताए थे, और ये वायर जो है देखिए एक टर्मिनल पे लगाए हम, जो फेस आ रहा है हमारा डायरेक्ट पावर इस पे लगाए हैं, और एक जो है न्यूट्रल पे लगा है। तो हमारे ब्लोवर को 220 मिल गया। अगर दोनों फेस पे लगाते तो 380 मिलता। एक न्यूट्रल और एक टर्मिनल 3 पे लगाए, हमें 220 मिल गया। इसके जगह आप टर्मिनल 2 और टर्मिनल 1 पे भी लगा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा इस पर हवा मारते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। यूनिट अभी ऑफ इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि इसका कंट्रोल सिस्टम हम ऑफ कर दिए है, तो कंट्रोल में कहीं भी पावर नहीं जा रहा, जिसके कारण यूनिट नहीं चलेगा। काफ़ी क्लीन हो चुका है, यहाँ पे देखिए आप, पूरा क्लीन हो चुका है काफ़ी। इस पर ब्लोअर मारने से देखिए कॉन्टैक्टर सब भी क्लीन हो गया है, सारा सिस्टम। तो जब कंट्रोल सेक्शन क्लीन कर ही रहे हैं तो कंडेंसर सेक्शन भी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं।
तो देखिए जैसे ब्लोवर से हमने इसे क्लीन कर लिया इसके कंट्रोल को, और कंडेंसर सेक्शन को भी थोड़ा क्लीन कर दिया है, और कंप्रेसर का जो टर्मिनल वगैरह था उसे भी थोड़ा हवा से क्लीन कर लिया है, यानी सारा क्लीन हो गया है टोटली। अब हम आपको बताते हैं, अगर आपको डेली सिर्फ थर्मोस्टेट चेक करना है कि हमारा यूनिट सही चल रहा है कि नहीं, आप थर्मोस्टेट से भी पता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका 3-4 चीज़ यूनिट में सही होना चाहिए। सबसे पहला तो आपका हाई प्रेशर और लो प्रेशर स्विच सही होना चाहिए। अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर स्विच अगर सही रहेगा तो फिर आपके यूनिट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो थर्मोस्टेट में आपको पता चल जाएगा, या आपका जो थर्मोस्टेट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा बता रहा हूँ आपको, वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार जो है आप यूनिट के पास आके थोड़ा सा उसका कंडेंसर फैन मोटर वगैरह देख ले, और कंप्रेसर और कॉन्टैक्टर और ब्लोवर का एम्पियर भी ले ले, जिससे आपको ये पता चल जाएगा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वंस इन ए वीक, हफ्ते में एक बार जो है आप ब्लोवर बेल्ट भी चेक कर ले कि हमारा बेल्ट सही है या ख़राब है। अगर ख़राब है तो उसे चेंज कर दे, ऐसे इतना जल्दी तो ख़राब होता नहीं है। दूसरा चीज़ आपको बता रहा हूँ, महीने में एक बार, महीने में कम से कम एक बार आप यूनिट को फुल चेक करें, सारा ओपन करके। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है जैसे लीकेज वगैरह टेस्टिंग करें, कोई लीकेज तो नहीं है सिस्टम के अंदर, ब्लोवर बेल्ट सही है या ख़राब है। ये जो कॉन्टैक्टर वगैरह लगे हैं, तो इस कॉन्टैक्टर के ऊपर जो टर्मिनल के ऊपर आप स्क्रू देख रहे हैं ना, इसे भी टाइट करना होता है। मंथ में एक बार इसे भी चेक करें, कोई लूज़ वगैरह नहीं है, कोई लूज़ कनेक्शन नहीं है, कहीं पे कोई वायर स्पार्क नहीं है या कोई वायर जल नहीं गया है। हर महीने, ये महीने में एक बार चेक करना फुल्ली यूनिट को ज़रूरी होता है। नहीं तो हफ्ते में एक बार आप सिर्फ बेल्ट चेक कर सकते हैं और कंडेंसर मोटर चेक कर सकते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा। और ऐसे अगर आपको डेली चेक नहीं करना, अगर डेली आपको सिर्फ थर्मोस्टेट देखना है, तो इसके लिए आपको मैं बता दिया, हाई प्रेशर लो प्रेशर ये आपके यूनिट के अंदर मस्ट एकदम सही होना चाहिए। अगर ये सही होगा तभी आपका थर्मोस्टेट में सही पता चल पाएगा कि हमारा यूनिट सही चल रहा है या गलत चल रहा है। अगर बांध के चलिए आगे आपके कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट लेस हो गया किसी तरीके से, अगर कोई लीक हो गया, तो आपका जाहिर सी बात है कि रूम का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ी है। तो जब आएंगे आप देखेंगे, हो सकता है कोई लीक वगैरह होगा, या आपका फिर आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट नहीं होगा सिस्टम के अंदर, या देख सकते हैं कंडेंसर फैन मोटर वर्क नहीं कर रहा, हाई प्रेशर से भी ट्रिप हो जाता है। तो ये देखने के बाद फिर आपको पता चल जाता है हमारे सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसी तरीके से डेली, वीकली और मंथली जो है आप यूनिट को चेक करते रहें, और हर 4 महीने पर एक बार यूनिट को प्रेशर वॉश करें, अंदर से बाहर से चारों तरफ से इसको वॉश करते हैं तो आपका यूनिट का लाइफ टाइम बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। चलिए, अभी तो ये कंट्रोल सेक्शन में हम ब्लोवर से क्लीन कर दिए, आपको बताया कि महीने में एक बार मैं इसे क्लीन करता हूँ या 2 महीने में एक बार क्लीन कर देता हूँ, कि जो भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल है वो निकल जाता है, जिसके कारण हमारा यूनिट का लाइफ जो है बहुत अच्छा हो जाता है। अभी क्या करेंगे मालूम है, अभी सबसे पहले फिर हम बेल्ट चेक करेंगे, हमारा यूनिट के अंदर जो ब्लोवर बेल्ट होता है वो सही भी है या नहीं है। अगर हमारा मोटर ग्रीसिंग वाला है तो उसमें ग्रीस भी चेक करेंगे है या नहीं है। नहीं, अगर बेरिंग वाला है तो उसमें फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बेल्ट चेक करते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। ये आपका ब्लोवर सेक्शन है, इसका सारा जो नट है हम रिमूव कर दिए है, इसके कवर को हटाते हैं और फिर आपको हम बेल्ट दिखाते हैं कैसा। ये देखिए बेल्ट हमारा सही है और बेल्ट का टेंशन भी सही है, यानी ये लूज़ नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा है प्रॉपर। और ये मोटर देखिए हमारा ग्रीस वाला नहीं है, ये बेरिंग वाला मोटर है, तो इसमें ग्रीस डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो है नट वगैरह ये सब भी चेक कर ले, कोई लूज़ वगैरह तो नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ कोई लूज़ तो नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे सभी नट सही दिख रहे हैं। तो चलिए, ये बेल्ट सेक्शन भी हमारा सही है और ये ऑपरेटर कॉइल भी अभी तक तो सही दिख रहा है, क्योंकि अभी हम बताया था ना, कुछ दिन पहले ही हमने वॉश किया। तो चलिए इसे क्लोज़ करते हैं, फिर यूनिट को रन करने के बाद एम्पियर चेक करते हैं, फिर बताते हैं यूनिट कैसा है। ब्लोवर बेल्ट हम आपको चेक करा दिए थे, इसमें जो भी लूज़ जो था स्क्रू वगैरह ऐसे मैंने चेक किया, कोई लूज़ नहीं था, जो था भी मैंने उसे टाइट कर दिया, फिक्स कर दिया। अभी हमारे क्या है, सिस्टम को रन करना है। तो रन करने के लिए क्या करेंगे, ब्रेकर को ऑन करेंगे। ब्रेकर ऑन करने के बाद हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा
और जो रेटेड एम्पियर है कंप्रेसर का वो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है। देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स आपके यूनिट का लिखा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कंप्रेसर का मॉडल। पहले तो आप देखें यहाँ पे मॉडल नंबर, दूसरा है आइटम कोड, उसके नीचे पावर सप्लाई। ये बहुत ज़रूरी होता है नए टेक्नीशियन के लिए, उसको मालूम नहीं होता है कि यूनिट के अंदर कितना पावर सप्लाई आ रहा है। तो ये पावर सप्लाई देखिए 380 वोल्टेज है, 3 फेस का 60 हर्ट्ज। और इसमें कंट्रोल वोल्टेज जो है, जो कॉन्टैक्टर के ऊपर जो कंट्रोल वोल्टेज आता है वो 220 है, सिंगल फेस। ओके, उसके बाद आप आ जाइए कंप्रेसर मॉडल नंबर पे। यहाँ पे कंप्रेसर का मॉडल दिखाया गया है आपको, ये मॉडल नंबर है, ये क्वांटिटी 2 पीस इसमें लगे। सेम कंप्रेसर 138 LRA के हैं, 27.1 रोटर लॉक्ड एम्प्स होता है, जिसका फुल फॉर्म है RLA का फुल फॉर्म होता है रोटर लॉक्ड एम्प्स। ये आपका जो मैक्सिमम एम्पियर होता है आपके यूनिट का वो शो करता है यहाँ पे। जो मैक्सिमम कंप्रेसर का जो एम्पियर है वो 27.1 है। उसके बाद है आपका कंडेंसर मोटर, यहाँ पे क्वांटिटी 3 लिखा है, 3 कंडेंसर मोटर इसमें लगे हैं। और इसमें देखिए किलोवाट भी बता दिया है 0.95 और FLA बता दिया गया है फुल लोड एम्प्स। जब फुल पावर में चलता है ये मोटर तो 2.4 एम्पियर रहता है इसका। आइए उसके बाद आपको देखते हैं एवापोरेटर मोटर लिखा है, जिसको हम ब्लोवर मोटर भी बोलते हैं। तो क्वांटिटी 1 किलोवाट 4 है और फुल लोड एम्प्स है इसका 8.6। ये सब हम इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि हम इसी तरीके से उसको भी चेक करने वाले हैं। ये जो एम्पियर यहाँ पे शो कर रहा है, अगर उससे 1-2 भी कम है तो नॉर्मल है, मुश्किल नहीं है। अगर इससे हाई हो जाता है तो सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लॉकेज हो गया, या कोई ना कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, या कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है। यहाँ पे देखिए हीटर इसमें नहीं है, कैपेसिटी बता रखा है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यूनिट का टनेज कैसे पता करेंगे, तो सबसे आसान चीज़ यहाँ पे दे रखा है आपको। देखिए BTU यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3,42,000 BTU लिखा हुआ है। जैसे आप लोग जानते हैं BTU को टन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1 टन में 12,000 BTU होता है, तो 3,42,000 को 12,000 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका टनेज आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका ये 30 टन का यूनिट है। ओके, और बाकी इसमें देखिए सारा चीज़ लिखा हुआ है। और इसमें जो रेफ्रिजरेंट है 410A है और 40.68 kg है। एक कंप्रेसर में 14.68 kg है, सेकंड कंप्रेसर में भी 14.68 kg है। यानी सेम कंप्रेसर है, सेम सिस्टम है, तो सेम रेफ्रिजरेंट है और सेम वेट भी है उसका। बाकी ये कंपनी का SKM एयर कंडीशनिंग दुबई का है, वो लिखा है, इसका फुल डिटेल्स, कब ये मैन्युफैक्चर हुआ है वो लिखा है। तो इसी तरीके से आप जब यूनिट पे काम करने जाए, आपको मालूम नहीं है, नए हैं आप इस फील्ड में, तो सबसे पहले जो आपका ये स्पेसिफिकेशन है इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसे पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही फिर आप सिस्टम के अंदर काम कर सकते हैं, सिस्टम के ऊपर। चलिए अभी इसमें पावर दे के हम इसको ऑन करके आपको बताते हैं, चेक करते हैं इसमें हमारा एम्पियर सही है या नहीं है। ये क्लैम्प मीटर है, अगर आप टेक्नीशियन हैं तो इतना मालूम होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। टूल्स का मालूम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आइए यूनिट के पास चलते हैं। अभी हम यूनिट को पावर दे दिए, हमारा कंप्रेसर चल रहा है। ये देखिए PCB बोर्ड है, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल वे में चल रहा है, सिर्फ एक लाइट जल रहा है ग्रीन कलर की। अगर कोई इशू आ जाता है इसमें तो ये जो रेड कलर का लाइट है वो ब्लिंक होना चालू हो जाएगा, यानी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है। ये भी बताता है कौन से सिस्टम के अंदर है, कंप्रेसर 1 में या कंप्रेसर 2 में। अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से ब्लिंक करेगा, लो प्रेशर है तो आपको येलो ब्लिंक करेगा। अगर हाई प्रेशर से हो गया तो रेड ब्लिंक करेगा, लो प्रेशर से ट्रिप हुआ है तो आपको येलो ब्लिंक करेगा, ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ दूसरी चीज़, ये सबका एम्पियर चेक करना होता है। जैसे मैं आपको बताया रेटेड एम्पियर जो लिखा था, आइए एम्पियर चेक करते हैं 1 by 1। 23.7, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिकेशन में जो एम्पियर लिखा है वो आपका 27.1 है फुल लोड। यहाँ पे बताया जा रहा है 23.4 नॉर्मल है। ये भी फुल लोड तो नहीं है ना, ये तो नॉर्मल ही चल रहा है अभी कंप्रेसर। 24.6 तीनों टर्मिनल पे चेक करेंगे। हालांकि तीनों टर्मिनल हमारा सही है, चेक करने के बाद पता चल रहा है। दूसरा जो आ जाता है आपका ब्लोवर मोटर,
ब्लोअर मोटर का भी चेक किए, 6.8 सही बता रहा है। कंडेंसर मोटर एक अभी नहीं चल रहा है, 2 चल रहा है इसमें। 1.6 नॉर्मल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर एम्पियर कम होता है और आपका जो कंप्रेसर और कंडेंसर मोटर अगर सही चल रहा है, सही गुड कंडीशन में है, अगर एम्पियर कम है तो समझिए आपका वो जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत ही स्मूथ चल रहा है। अगर स्मूथ चलेगा तो एम्पियर कम होगा। अगर आपका बेयरिंग जाम हो जाए कंडेंसर मोटर का तो एम्पियर बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एम्पियर से आप पता कर सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट है या नहीं। हर वक्त रेफ्रिजरेंट चेक नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, जब भी आप चेक करेंगे थोड़ा थोड़ा रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता रहता है और काफ़ी लंबे समय के बाद सारा रेफ्रिजरेंट निकल जाता है, आपको चार्ज करना पड़ता है। इसीलिए एम्पियर चेक करेंगे तो आपको रेफ्रिजरेंट मालूम हो जाएगा। दूसरी चीज़ देखिए, ये पीसीबी कार्ड दे रखा है कंपनी वालों ने, जो कि सारे स्पेयर पार्ट्स को मॉनिटरिंग करता है। और इसके अंदर जो कंप्रेसर लगे हैं, कंडेंसर फैन और ब्लोअर मोटर लगे, उसे भी मॉनिटरिंग करता है। पीसीबी कार्ड को 24 वोल्ट देने के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उसके बाद में देखिए आपको बता दूँ, यहाँ पे कुछ एंटी फेज प्रिवेंटर लगे हैं, जो कि अगर इसमें 2 चीज़ है, अगर वोल्टेज हाई होता है तो ये ट्रिप करा देता है, कंट्रोल पावर नहीं जा पाता है। अगर वोल्टेज लो होता है तो भी नहीं जा पाता है कंट्रोल वोल्टेज आगे। अगर आपका फेस चेंज हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है फेस चेंज भी होता है, तो भी कंट्रोल पावर आगे नहीं जाता। ये काफ़ी बहुत ही आसान है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वायरिंग का समस्या नहीं है, क्योंकि जब पीसीबी कार्ड लगा होता है तो वायरिंग बहुत ही आसान है इसका। यहाँ पे सारा इंडिकेट कर रखा है इन्होंने, लो प्रेशर हाई प्रेशर का कनेक्शन कहाँ करना है। इसमें आपको बताऊँ 3 मोटर इसलिए लगे हैं, मॉर्निंग के टाइम में जो बाहरी तापमान होता है, आउटर टेम्परेचर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर, तो 2 मोटर रिलीज़ नहीं कर पाता है काफ़ी जल्दी हीट, तो इसीलिए तीसरा मोटर भी चालू हो जाता है। जब हीट रिलीज़ नहीं कर पाता है, तीसरा मोटर भी चालू हो जाता है और हीट रिलीजिंग का काम चालू कर देता है। तो इसी तरीके से आपको भी मेंटेनेंस करना है यूनिट का। और काफ़ी इसमें कुछ ज़्यादा सामान है नहीं, मैंने आपको बताया। ये 2 कॉन्टैक्टर जो बड़े वाले हैं, ये कंप्रेसर के लगे हैं, ये ओवरलोड के साथ एक ब्लोवर का लगा है। बाई चांस अगर ब्लोवर आपका हाई एम्पियर लेता है तो ओवरलोड ट्रिप करा देगा। और ये 3 कंडेंसर फैन मोटर के लगे कॉन्टैक्टर। एक पावर कंट्रोल बोर्ड है पीसीबी कार्ड, जैसे इसको ईसीबी बोलते हैं, पावर कंट्रोल बोर्ड नहीं बोलते, इसको ईसीबी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल बोर्ड। पावर जो पावर को कंट्रोल करता है, लेकिन ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है ईसीबी बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल बोर्ड। ट्रांसफार्मर है और कुछ कंट्रोल को ऑफ करने के लिए स्विच दे रखा है, यहाँ पर ब्रेकर है पावर ऑफ करने के लिए, और फ्यूज दे रखा है। बस इतना ही सामान है और कुछ नहीं था। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसकी फुल वायरिंग कैसे करते हैं और कनेक्शन कैसे करते हैं, एक बाई एक आपको मैं करके बताऊँगा। तो मिलता हूँ मैं आपके साथ अगले वीडियो में, वायरिंग वाला वीडियो में। फ़िलहाल ये वीडियो देखें और एक्सपीरियंस लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्द ही नया वीडियो आने वाला है कंट्रोल वायरिंग के ऊपर। वेलकम हो आप लोगों का हमारा वीडियो। थैंक यू।